नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। मौजूदा वक्त में जिस बिल को लेकर, जिस ड्राफ्ट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान कानून। लॉ कमीशन ने इस मुद्दे पर सुझाव देने की जो तारीख है उसको 2 हफ्ते बढ़ा दिया है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अज़दुद्दीन ओवैसी साहब ज्यादा परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार आप उनको देखते आए, सुनते आए। ओवैसी साहब, ये जो लॉ कमीशन ने अब 2 हफ्ते का वक्त बढ़ाया है, आपका पहला रिएक्शन कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने शुरुआती रिमार्क्स में कहा कि ड्राफ्ट और लॉ, ना तो कोई ड्राफ्ट है ना तो कोई लॉ है। 22वीं लॉ कमीशन ने सिर्फ ये जनता से अपील की कि अपने ओपिनियन और व्यूज़ दें। इस लॉ कमीशन को तो ये चाहिए था कि वो ख़ुद पहले का अपना एक वर्किंग पेपर रखते, वो उसमें बताते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। और बड़ी अफसोस की बात है कि लॉ कमीशन को नरेंद्र मोदी की सरकार इस्तेमाल कर रही है लोकसभा चुनाव से पहले सियासी फ़ायदे के लिए। और आपको याद होगा कि 2018 में भी यही बात शुरू की गई थी लोकसभा चुनाव से पहले। तो ये इनका मकसद है और बीजेपी ये जो एक्सरसाइज कर रही है, उनको अब मालूम होगा कि देश जो है एक प्लुरलिज्म है, जिसको हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं आप, विभिन्नताएं बोलते हैं ना जी, वो सब चीज़ें हैं। तो आप कैसा कर पाएंगे सब चीज़ों को? लोगों के जहन में ये भी सवाल है ओवैसी साहब कि क्या आप या आपका कोई नुमाइंदा लॉ कमीशन में जाएगा, जा चुका है, अपना सुझाव देगा? नहीं, हमने कल अपनी पार्टी की तरफ से लॉ कमीशन को हमने एक रेस्पॉन्स नोट दिया है और हमने ऑनरेबल जज गौड़ा साहब का, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनका ओपिनियन दिया है। और 2018 में चौहान साहब के जो कमीशन थे उसमें हमने जो रेस्पॉन्स नोट उस वक्त दिया था उसको भी हमने दिया है जी, उसको हम भिजा चुके हैं और वो लॉ कमीशन तक पहुंच चुका है। क्या आपने अपनी दलील रखी है सर? क्या आपने अपना सुझाव दिया है, बता सकते हैं आप? नहीं, हमने तो लॉ कमीशन को ये बताया है, जैसा मैं अभी 2 पॉइंट कहा हूँ आपसे। और तीसरा, हमने उनको बताया कि संविधान बनाते वक्त जब डिबेट हो रही थी तो उस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस वक्त अपनी स्पीच में ये बात कही थी कि कोई सरकार अपने पावर को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेगी कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को प्रोवोक करे ताकि वो उठ खड़े हो जाएं। एक रेबिलियन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने जी। और बाबा साहेब ने कहा कि वो एक पागल सरकार होगी अगर ऐसा करेगी तो। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि यूसीसी मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए। हमने उसको अपने नोट में बताया है। हमने ये भी उनको बताया है कि ये जो एक्सरसाइज या जो बीजेपी करना चाहती है, जिसमें हम जब जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट में आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टैक्स रिबेट दे रहे हैं जी, तो इसमें आप क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को नहीं रखे हैं, तो क्या ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? ठीक है। और दूसरा, हमने ये बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में खाली यूसीसी नहीं है, उसमें शराब की पाबंदी भी पर भी की बातचीत है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, देश की दौलत को पूरे देश के 130 करोड़ जनता में बराबर बांटने की बात है। जो बीजेपी सिर्फ 15-20 पूंजीपतियों के पास देश की 60% दौलत है जी। हमने उनको ये बताया कि हिंदू लॉ में आपने एग्जेम्पशन दिया है कस्टमरी लॉज के ऊपर, तो कैसे यूनिफॉर्मिटी लेके आएंगे आप? ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हमने उसमें दी है। आप एक बार, मेरी गुजारिश है कि आप पढ़िए उसको, आपको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, जरूर पढ़ेंगे। लेकिन ओवैसी साहब, एक तबका ऐसा है जो कहता है कि जब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, अज़दुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुओं की बात कर लेते हैं, क्रिश्चियन की बात कर लेते हैं, ट्राइबल्स की बात कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। यूसीसी अगर लागू होगा तो इससे मुसलमानों पर क्या नेगेटिव असर पड़ेगा, उसका जिक्र कम करते हैं। अब मैं चाहूंगा आपसे कि आप थोड़ा दर्शकों को बताइए कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो मंशा है सरकार की, उसको अगर वैसे ही लाती है तो इससे देश के मुसलमानों पर क्या नेगेटिव असर पड़ेगा? नहीं, आप क्या हमारे हिंदू भाइयों को क्यों उससे दूर रख रहे हैं? उन पर भी तो असर पड़ेगा जी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टैक्स रिबेट 2015 में 3065 करोड़ का टैक्स रिबेट मिला, वो ख़त्म हो जाएगा।
और जो आपने हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 में सपेंडा रिलेशनशिप को आपने कहा कि नहीं हो सकती, मगर आपने उसमें एक लगा दिया कि एक्सेप्शन आपने कर दिया, इफ कस्टम और यूसेज वो चला जाएगा। आप तैयार हैं कि हमारे हिंदू भाई उसके लिए? नहीं सर, वो बिल्कुल। और फिर आप क्या बीजेपी से हम पूछना नहीं, सुनिए सुन तो लीजिए। कहिए। हम बीजेपी से पूछना चाह रहे हैं कि आपने ट्राइबल्स के कस्टम्स को हिंदू मैरिज एक्ट में आपने बोला कि उन पर लागू नहीं होगा, और ऐसे कई ट्राइबल्स हैं जो आज भी हिंदुइज्म को मानते हैं। अरे भैया, आप वो आपके लॉ को मानने तैयार नहीं है, वो अपने ट्राइबल कस्टम्स को फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, आप झारखंड की मिसाल लीजिए। झारखंड में छोटा नागपुर एक्ट है और संताल प्रेगनेंसीज एक्ट है, जो आदिवासियों की जमीन की हिफाजत के लिए बनाया गया। क्या बीजेपी उसको निकाल देगी? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आनंद कटराज एक्ट है सिखों के लिए, जो 2012 में, आप उसको भी निकालना पड़ेगा आपको। गोवा में पोर्चुगीज सिविल कोड है, जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई हमारी हिंदू बहन 25 और 30 साल की उम्र में उसको बेटा नहीं होता है तो उसका पति दूसरी शादी कर सकता है, उसको निकालना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत सी चीजें, बिल्कुल। लेकिन अज़दुद्दीन ओवैसी साहब, आप मुसलमान को मत दिखाइए। नहीं, मैं तो सर आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूं। जो मैंने आपसे सवाल पूछा, सबके लिए तकलीफ होगी। अज़दुद्दीन ओवैसी साहब, जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसके जवाब में आपने फिर हिंदुओं की बात की। अच्छी बात है, करना चाहिए। आपने ट्राइबल्स की बात की, आपने सिखों की बात की, आपने क्रिश्चियन की बात की, पुर्तगीज की बात की, आपने मुसलमानों की बात नहीं की। मैं तो आपसे यही जानना चाह रहा हूं सर कि इस देश में मुसलमानों को क्या दिक्कत होगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो? जो संभावित खतरे हैं वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल, सुनिए, आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट है, 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। फंडामेंटल राइट में कोर्ट को जाकर इंप्लीमेंट करा सकता हूं। आर्टिकल 25 को राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे है, बिलीफ का मेरे पास राइट है आर्टिकल 26 में। हाँ, 29 में राइट टू कल्चर है। आप कैसे यूसीसी के नाम पर मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे छीन सकते हैं आप? तो ये बात है, हमको इस बात की आपत्ति है। ठीक है, वैलिड पॉइंट आपका सर। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि देखिए, ये सेलेक्टिव अप्रोच है। मतलब चोरी करेंगे तो कहेंगे कि नहीं, हम शरिया नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें तो हाथ कट जाएगा, लेकिन जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो कहेंगे कि नहीं, हम तो अपने धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर चलेंगे। अच्छा, एक बात सुनिए, क्या बीजेपी शरिया क्रिमिनल लॉ लाना चाहती है देश में? पूछ लीजिए उनको, एक बार पूछ लीजिए, क्या लाना चाहती है? क्या वो लाइए, कौन रोक रहा है? आपके पास 300 एमपी हैं, हिमाकत करते हैं। बिल्कुल ही आप उनके सर में दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर क्रिमिनल लॉ है और अगर कोई किसी को मर्डर करता है, किसी को मारता है, तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेती है। ये सिविल मैटर्स हैं, और आप बोल रहे हैं कि शरिया। अरे भाई, आप तो सिविल मैटर छीनना चाह रहे हैं, आप क्रिमिनल मैटर लाना चाह रहे हैं क्या शरिया? बताइए, बोलिए ना, खुल के बोलिए, आप क्या लाना चाहते हैं, हमारे सामने रखिए, फिर बात करेंगे हम भी। जी, कैसी हिमाकत करते हैं? एक क्रिमिनल बात जब ऑफेंस होता है तो आपको सरकार उस विक्टिम के लिए, हिफाजत के लिए खड़ी होती है। सिविल मैटर्स है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो दलील दी जा रही है वो बेमानी है। एक और बात कही जाती है अज़दुद्दीन ओवैसी साहब, वो ये कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया। कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल 44, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपना देखा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने। तो कहा जा रहा है कि 75 साल बाद ही सही वो सपना अगर पूरा हो रहा है तो दिक्कत क्या है? कौन सा सपना पूरा कर रहे हैं? कौन से सपने आपने पूरे किए थे? जो आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2014 में वो सपना पूरा हुआ। आपने कहा था कि देश की अखंडता पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आज 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज घुसकर बैठी है, हम डेप्सांग डेमचाक में घुस नहीं सकते। कौन सा ख्वाब आपने दिखाया था युवाओं को? क्या ख्वाब आपने दिखाए थे कि पेट्रोल कम हो जाएगा? क्या ख्वाब आपने दिखाए थे कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा? क्या ख्वाब आपने दिखाए थे कि डॉलर 40 रुपये हो जाएगा? अब 85 रुपये हो चुका है। तो बीजेपी जो है ख्वाब दिखाने में माहिर है, और ख्वाब को चुकनाचूर करने में तो उनके पास पीएचडी है। तो इनके ख्वाबों पर मत जाइए।
आपको सत्ता जो मिली है, आप फंडामेंटल राइट पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। जी ठीक है, लेकिन एक सवाल और भी है सर, उस पर भी मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा रोशनी डालें। कहा जा रहा है कि दुनिया के 125 देश हैं जिसमें कई मुस्लिम कंट्रीज भी हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा सिस्टम है, फिर भारत में ऐतराज क्यों? तो एक बात समझा करिए, भारत की जैसी डेमोक्रेसी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत में है, यहाँ पर जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से इंडिपेंडेंट है। रियलिटी में कुछ है नहीं है अलग बात है, मगर ये है। अब आपको बता रहा हूँ कि सिंगापुर के मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ पे चलने की इजाज़त है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इजराइल में जो एक अपार्थाइड स्टेट है जी, उसमें जो मुस्लिम इजरायली सिटीजन्स हैं उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ पर चलने की इजाज़त है। अब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में दो कानून कैसे रहेंगे। प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि जब वो ऋषि सुनाक से मिले थे तो उनसे पूछ लेते प्रधानमंत्री के भैया तुम्हारे स्कॉटलैंड का क्रिमिनल लॉ अलग क्यों है और इंग्लैंड का अलग क्यों है। वो जब जो बाइडेन से मिले तो उनसे पूछ लेते कि तुम्हारी हर स्टेट का लॉ अलग क्यों है और दूसरे स्टेट से अलग क्यों है। और चौथी आखिरी बात यह है कि मुझे इन मुस्लिम कंट्रीज से क्या लेना देना। ये बार बार जो हमको आरएसएस, संघ परिवार, बजरंग दल के लोग गाली देते, इसको भिजाओ पाकिस्तान, अरे इनको भिजाइए फिर। अब मुझे उन मुस्लिम कंट्रीज से क्या लेना देना है। ठीक है, और बीजेपी ये भूल रही है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर वो मुस्लिम कंट्रीज के प्रधानमंत्री हैं वो। ठीक है, एक पॉइंट जुडिशरी से भी जुड़ा है सर, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो शाबानों के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी, ये कहते हुए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार होना चाहिए। उससे पहले और उसके बाद भी कुछ ऐसे मौके आए जब जुडिशरी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत का जिक्र किया। अगर देश की अदालत भी यूसीसी का जिक्र करती है, यूसीसी की बात नहीं, करती है, सर सुनिए, आपको हम बता रहे हैं कि हमने जस्टिस वी गोपाला गौड़ा का ओपिनियन लिया है। हमने उनसे 4 सवालात किए थे। तो जस्टिस रिटायर्ड वी गोपाला गौड़ा ने यही बात कही है। कोर्ट तो बोल देती है मगर कोर्ट बताए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा। पहले तो कोर्ट को इख्तियार नहीं है, वो तो सरकारों का इख्तियार है। सरला मुदगल केस में एक हिंदू साहब दूसरी शादी करने के लिए मुसलमान होकर दूसरी शादी किए तो मसला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कह दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी, शाबानों का मसला आया तो ठीक है, 125 सीआरपीसी आज भी है। जस्टिस गोपाला गौड़ा साहब ने जो हमको लीगल ओपिनियन दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों का हवाला दिया, लिली थॉमस, जॉन वेलमेटन और एबीसी वर्सेस स्टेट, और सरला मुदगल और पन्नालाल बंसिल पित्ती। उन्होंने कहा कि perusing this judgment it obvious that court has absolutely no idea what a UCC looks like and what such a court should do। तो ये एक पेनाशे बन गया क्या जी, कि जो भी UCC हो जाएगा। अरे भैया, अगर आसाम का मुख्यमंत्री बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम्स को कहता है कि उनकी वजह से तरकारी की कीमतें बढ़ गई, तो क्या यूसीसी लाने से वो नहीं बोलेंगे? ठीक है, मैं आऊंगा सर उस पर भी, लेकिन अभी थोड़ा यूसीसी पर ही बात करता हूं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब वो कह रहे हैं कि हम कानून तो ला सकते हैं लेकिन हम सोच नहीं बदल सकते। अब उनको देखिए, वो इतने बेचैन हैं बीजेपी का खंडवा पहनने के लिए, तो उनको तो उस अजीम गवर्नर के ओहदे से फौरन रिजाइन करके बीजेपी ऑफिस चले जाना चाहिए। अरे आप जाइए ना, आप कम से कम गवर्नर के पोस्ट की तो गरिमा रखिए। इतना तो ब्लेटेंटली आप एक रूलिंग पार्टी का सपोर्ट तो मत करिए। तो क्या आप सरकारी मुसलमान उन्हें कह रहे हैं? पर्सन नहीं है। देखिए, ये देश जानता है कौन है वो गवर्नर के अजीम ओहदे पर फायज हैं, मगर ओहदे पर बैठने से कोई अजीम नहीं हो जाता। उसको उसकी अजमत को सामने रखकर बातें करनी चाहिए। वो हर बार इस तरह की बात करते हैं बीजेपी को सपोर्ट करने की। तो गवर्नरशिप से भाई आप जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? ठीक है,
कम से कम वो गवर्नर का पोस्ट तो आप उसका तो लिहाज रखिए। ठीक है, आपने असम के सीएम का जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि मियां मुसलमान ही देश में सब्जियों के दाम बढ़ा रहे हैं। हाँ, किया ना उन्होंने। आसाम के मुख्यमंत्री को तो हम कहेंगे कि नरेंद्र मोदी उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दें भारत सरकार की तरफ से, कि देखिए हमारा एक अनमोल मुख्यमंत्री है बीजेपी का, जिसने देश में टमाटे की कीमत पेट्रोल से 1 लीटर से ज़्यादा हो गई तो उसने अपने ही प्रदेश के बंगाली स्पीकिंग मुसलमानों को, जो भारत के नागरिक हैं, उनको जिम्मेदार खड़ा कर दिया। कितना, यानी आप सोचिए क्या बेहतरीन उनका एक, माने दुनिया के साइंटिस्ट परेशान हो जाएंगे इनके स्टेटमेंट पर कि ये कहां से सोच लाया इसने। जी Thank चलिए, you. बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, हमारे sir. साथ Thank you. जुड़ने के लिए अज़दुद्दीन ओवैसी साहब। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अज़दुद्दीन ओवैसी की क्या राय है? उनकी पार्टी की तरफ से लॉ कमीशन को भी सुझाव दिया गया है और वो कह रहे हैं कि सब कुछ चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।